Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, in this week we have a topic in renewable energy. It's ocean energy. As you know, Pakistan has a very long coastal line which is more than 1000 kilometer in Arabian Sea, which is a part of a Indian Ocean. So ocean energy is one of the future renewable energy source in which we can, if invest and research, we can generate a huge amount of energy. We will see in this lecture that what kind of ocean energy is possible to harvest and how, and what is the potential of Pakistan in this area. So let's start. The first way of harvesting ocean energy is ocean thermal energy converters. The most plentiful renewable energy source in our planet by far is solar radiation, which has 170,000 terawatt fall on the earth. Harvesting this energy is difficult because of its dilute and erratic nature. जो सूरज से हमें रोशनी आती है वही हमारे प्लैनेट अर्थ के मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो मुख्तलिफ फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती है। जबकि हम देखें तो 170,000 टेरावाट एनर्जी डेली जो है वो हमें सूरज देता है, तब ही इस प्लैनेट का काम चलता है। Large collecting areas and large storage capacities are needed, two requirements satisfied by the tropical ocean. अगर हम इस सन एनर्जी को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें जो है स्टोरेज चाहिए जिसके अंदर ये एनर्जी स्टोर हो, और हो रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो प्लैनेट है इसका ज़्यादा पार्ट जो है वो ओशन पे है, 71%। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है, ओशन कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इन द ट्रॉपिक्स, द absorb sunlight and the top layer heat up to around 25 degrees centigrade. Warm thermosphere from the equator belt flow poleward, melting both the Arctic and Antarctic ice. The resulting cold water return to the equator at great depth, completing a huge planetary thermosphere. ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है, और जैसा कि आप सब जनरल नॉलेज में बेहतर जानते हैं कि 71% जो है हमारी अर्थ पे वो की जो सरफेस है वो वाटर पे है, ओशन में है, जबकि 29% जो है वो लैंड एरिया है। तो अब होता ये है कि जो इक्वेटर है हमारा मिड ऑफ द प्लैनेट, ये वाली लाइन, इसके करीब जो है वो सूरज जो है सबसे ज़्यादा हीट पैदा करता है, और इस इक्वेटर लाइन के ऊपर जो समंदर है वो जो एरिया है इसके करीब करीब का ये तकरीबन ये और ये दोनों तरफ तकरीबन 30 डिग्री। तो ये जो एरिया है ये इस हॉट वेदर की वजह से बहुत गर्म हो जाता है, और उस हीट को जो सनलाइट की सूरत में इसके ऊपर पड़ती है वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके
इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो जाता है सरफेस वाटर का। अब जब ये हीट अप होता है तो हीट अप होने के बाद अल्टीमेटली जो बैलेंस करने के लिए इसने अपने आप को ठंडे इलाके की तरफ जाना है। तो ये सरफेस वाटर जो है वो यहाँ से एक तो अंटार्कटिक की तरफ और दूसरा जो है आर्कटिक की तरफ, यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करता है। यानी कि अगर इस एरिया का पानी है तो वो अंटार्कटिक की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाएगा, और इस एरिया का है वो नॉर्थ की तरफ जाएगा। इसी तरह जो है वो इंडियन ओशन में भी होता है। इंडियन ओशन का ज़्यादातर पानी जो है वो अंटार्कटिक की तरफ जाता है, और कुछ जो इन फिलिपाइन वगैरह से होके वो ऊपर नॉर्थ की तरफ भी जाता है। तो एक मूवमेंट शुरू हो जाती है इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। तो जब ये नॉर्थ और साउथ पोल पे पहुंचता है, जहाँ पे जो है आपको पता है कि सदियों से बर्फ़ पड़ी हुई है, तो वो जब उन बर्फ़ से जाके टकराता है तो वो पानी ठंडा हो जाता है। और वो ठंडा पानी नॉर्मली आपको पता है कि वो जो ठंडा पानी है उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, तो वो बॉटम में सबसे पहले तो जाएगा, सरफेस से बॉटम की तरफ जाएगा, और फिर बॉटम से होता हुआ वो जो है वापस जो है इक्वेटर की तरफ फ्लो करता है। तो सरफेस वाटर जो है वो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल ट्रैवल करता है, और नॉर्थ और साउथ पोल से वो ठंडा होकर बॉटम लेवल से वो ट्रैवल करते करते दोबारा इक्वेटर की तरफ आता है, और यहाँ पे हीट अप होके फिर नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये एक साइकिल है, चल रहा है, और इस साइकिल के चलने की वजह से हमारे समंदर के अंदर वाटर की मूवमेंट है। ये एक नॉर्मल ओशन फिनोमेना है, और इसी वजह से जब गर्मियों में ज़्यादा धूप पड़ती है, ज़्यादा तेज़ होती है, तो अल्टीमेटली जो है इससे तूफ़ान पैदा होते हैं, सुनामी पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जो है समंदरों में तूफ़ान आते हैं। लेकिन समंदर की नेचर यही है कि सरफेस वाटर जो है वो हॉट होगा और बॉटम वाटर जो है वो कोल्ड होगा, और इसी फिनोमेना को कैच करता है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर। The power involved is uncountable. For example, the Gulf Stream has a flow rate of 0.22 into 10 raised to power 12 meter per day of water, some 20 Kelvin warmer than the abyssal layer। यानी अपर लेयर और लोअर लेयर के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो तकरीबन 20 डिग्री का है। केल्विन में ले लें, सेंटीग्रेड में ले लें, एक ही बात है। जबकि उसका फ्लो जो है वो इतना है। A heat engine that uses this much water and that implies as a heat sink, the cool ocean bottom would be handling a heat flow of delta T into C into V, where delta T is the temperature difference, C is the heat capacity of the water, which is around 4 million joule per meter cube per Kelvin, and V is the flow rate. This amount to 1.8 into 10 raised to power 20 joule per day or 2100 terawatt। अब अगर यहाँ पे ये एग्जांपल के तौर पे आपको समझने के लिए कि कितना मैग्नीट्यूड है, आप इस पूरी दुनिया के समंदर और उसको देख रहे हैं, और उसमें से जो गल्फ़ का इलाका है, गल्फ़ आप सब जानते हैं, ये ईरान और यूएई, सऊदीया वगैरह के दरमियान ये छोटी सी आपको ब्लू लाइन नज़र आएगी। ये पूरी दुनिया का मेरे ख्याल में 1% भी नहीं होगा समंदर,
समंदर की अगर हम बात करें तो हार्डली 1% है। तो इसके ऊपर अगर इस सिर्फ 1% को अगर हम यूटिलाइज करें, जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बॉटम लेयर और सरफेस लेयर के दरमियान 20 केल्विन है और फ्लो रेट भी बताया हुआ है, और अगर इसको हीट सिंक के तौर पे यूज़ करें तो इस फार्मूले के तहत जो कि हमें बताता है कि 2100 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है एक दिन में हासिल हम कर सकते हैं। The whole world uses the energy at the rate of only 8 terawatt, जबकि इस वक्त पूरी दुनिया में हर तरह की एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, चाहे वो हीट एनर्जी है, उस तमाम की जो इंसान एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उस तमाम की ज़रूरत सिर्फ 8 टेरावाट है इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, जो कि बाद में आप एसी यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। तो 8 टेरावाट हमारी ज़रूरत है पूरी दुनिया की, और 1% जो है पूरी दुनिया के समंदर का 1% वाला टुकड़ा जो है वो हमें एक दिन में 2100 टेरावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दे सकता है। अब आप इमेजिन करें कि कितना बड़ा एनर्जी का सोर्स हमारे पास समंदर में छुपा हुआ है, सिर्फ वन मेथड जिसे हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर कहते हैं। यानी अगर हम एक ऐसा हीट इंजन बना लें जो कि बॉटम वाटर और सरफेस वाटर के दरमियान काम करे, तो वो इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है। यानी कि हार्डली 1% ऑफ द गल्फ ओशन को अगर हम यूज़ करें तो हम पूरी दुनिया के लिए एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्टर, जिसको हम इन शॉर्ट ओटेक कहते हैं, ये क्या है, किस तरह का डिवाइस या मैकेनिज़्म है और कैसे काम करता है। There are two basic configuration proposed for OTEX. Number one is using hydraulic turbine, and number two है using vapor turbine. यहाँ पे नीचे हमने बेसिक डायग्राम दी हैं वेपर टर्बाइन और हाइड्रोलिक टर्बाइन की। ये हाइड्रोलिक टर्बाइन है जो ब्लू बैकग्राउंड में है, और ये वेपर टर्बाइन है जो कि वाइट बैकग्राउंड में है। अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले हाइड्रोलिक टर्बाइन को समझना है आपने। कंसीडर ए हेमिस्फेरिकल कंटेनर as shown in the figure. A long pipe admit cold water while a short one admit warm water. अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ थोड़ा सा कटा हुआ है, ये एक लंबा पाइप है जो बॉटम से आ रहा है और इसके अंदर कोल्ड वाटर जो है वो है, और एक पंप की मदद से वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है। ये एक स्फेरिकल शेप का एक कंटेनर है जिसके अंदर ये इस सरफेस, दो सरफेस के दरमियान जो है यहाँ पे जो है ट्रैवल करता है कोल्ड वाटर, जबकि एक छोटा शॉर्ट पाइप है जो कि सरफेस वाटर के अंदर है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो सरफेस वाटर है वो यहाँ पे इसके ज़रिए ट्रैवल करेगा। The container is evacuated so that in the ideal case only low pressure water vapor occupies the volume above the liquid surface. ये जो कंटेनर है इसको हमने एवैक्यूएट करके वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, यानी कि बहुत लो लेवल पे, एब्सोलूट वैक्यूम नहीं है लेकिन इंतहाई लो प्रेशर है
जिसको हम तकरीबन 0.016 के करीब जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको पता है कि जैसे जैसे प्रेशर जो है, एयर प्रेशर कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, यानी कि वाटर जो है वो जल्दी बॉयल होगा। तो वैक्यूम क्रिएट करने का हमें यहाँ पे फ़ायदा ये हुआ है कि जो वाटर है वो 24-25 डिग्री पे बॉयल होना शुरू कर देता है। तो ये जो 25 डिग्री वाटर है, सरफेस वाटर, वो जब यहाँ वैक्यूम वाले कंटेनर के अंदर आता है तो ड्यू टू लो प्रेशर वो बॉयल होके वेपर की सूरत में या स्टीम की सूरत में ऊपर को उठता है। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से वेपर बन रहे हैं और वेपर अल्टीमेटली ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब ये इस कंटेनर की दीवारों से टकराएंगे जिसके ऊपर जो है वो कोल्ड वाटर फ्लो कर रहा है, तो अल्टीमेटली जो है ये वेपर कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होने के बाद उन्होंने क्या करना है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स उन्होंने नीचे की जानिब गिरना है और यहाँ पे इस जगह कंटेनर के बॉटम में जो है वो जमा हो जाएंगे। और वो जब जमा होंगे तो वो अल्टीमेटली इस पाइप से आउट हो जाएंगे। अब होता क्या है कि वार्म वाटर जब यहाँ से इधर आता है, वेपर बनता है, तो ये जो प्रोसेस है इस दौरान जो है कम प्रेशर होने की वजह से वाटर जो है वो सक होता है और यहाँ से वाटर जो है वो फ्लो करता है तेज़ी से। और यहाँ पे हमने एक टरबाइन, हाइड्रोलिक टरबाइन फिट की होती है, वो इस फ्लो ऑफ वाटर की वजह से चलती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। एक मॉडल है ये जो हमारी लेफ्ट साइड पे है, और दूसरा मॉडल है, दूसरा डिज़ाइन है हमारी लिए राइट साइड पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी तरीके से कोल्ड वाटर जो है वो नीचे से बॉटम से जो वाटर ले रहे हैं वो कोल्ड होता है, वो यहाँ पे पंप के ज़रिए हम सक करते हैं, जबकि वार्म वाटर जो है वो छोटे पाइप के ज़रिए जो है यहाँ पे इंटर होता है। तो अब जब वार्म वाटर जो है वो यहाँ पे इंटर होता है तो यहाँ पे भी उसी तरीके से वैक्यूम क्रिएट किया गया है, और वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से वो वेपर की सूरत में ऊपर उठेगा और यहाँ पे जो टॉप ऑफ द डोम है वहाँ पे जाके वो कंडेंस होके यहाँ पे इस पाइप के अंदर गिरेगा। यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज़ मिसिंग है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो जैसे एक कोन होती है, कीप होती है पानी डालने के लिए तंग खाने में, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम जो है थोड़ी सी सरफेस मज़ीद बना देते हैं, जिसकी वजह से ये सारा कंडेंस होके इस एरिया में आता है और वो अल्टीमेटली इस पाइप में आता है। और इस पाइप के अंदर जो है हमने ये जो कोल्ड वाटर है, पाइप के अंदर पाइप है, एक पाइप इधर अंदर वाला है उसके अंदर हॉट वाटर है तो कंडेंस हो रहा है, और जो दूसरा है बाहर वाला पाइप है और अंदर वाले पाइप के दरमियान वाला एरिया, उसमें कोल्ड वाटर जो है सर्कुलेट कर रहा है। ये कोल्ड वाटर जो है इसको ठंडा करता है और ठंडा होकर ये फ्लो करता है, और जब ये फ्लो करेगा तो वैक्यूम मज़ीद क्रिएट होगा और वो जो कंडेंस वेपर हैं वो इसमें गिरेंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। और यहाँ पे टरबाइन जो है वो हमने यहाँ पे पाइप, यहाँ पे पिक्चर थोड़ी कट गई है, तो यहाँ पे आगे इस जगह पे टरबाइन लगी होती है और वो इस प्रेशर से, क्योंकि पानी इधर से ऊपर से मज़ीद गिर रहा है और एक थोड़ा सा हाइट भी क्रिएट हो रही है, तो ये हाइड्रोलिक हेड मिल जाता है जिसकी वजह से पानी ये वाला जो है मज़ीद प्रेशर के साथ फ्लो करता है और इस तरीके से जो है हमारी टरबाइन चलती है। In practice, the gases dissolved in the ocean would also share this volume and must be removed. ये जो हमने अभी बात की आइडियल केस की, लेकिन बाद औक़ात यहाँ पे जो है पानी के अंदर गैसेस डिज़ॉल्व होती हैं जब वेपर बनते हैं,
तो कुछ अरसे बाद यहाँ पे जो है गैसेस जो हैं वो रह जाती हैं, क्योंकि वो कंडेंस या नहीं हो रही, लिक्विड नहीं बन रही, और अल्टीमेटली यहाँ पे वो वैक्यूम उतना नहीं रहता। तो इसलिए कुछ अरसे बाद जो है हमें दोबारा वैक्यूम क्रिएट करने के लिए सक करना पड़ेगा इन कंटेनर को। तो ये जो है वो कुछ अरसे बाद ये करना पड़ता है। At a temperature of 15 degrees centigrade, the pressure inside the container is about 15 kilopascal, या इसको हम 0.017 एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, यानी कि तकरीबन 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर या 2% ऑफ द एटमॉस्फेयर. At this pressure, warmer water at 25 centigrade boil, and the resulting vapor will condense on the part of the dome refrigerated by the cold water. The condensate run off into ocean, establish a